नौकरी से सेवानिवृत्ति के बाद मैं नियमित रूप से सुबह की सैर करने का आदी हो गया था। एक दिन जब मैं सैर कर घर लौट रहा था तो लगभग 26-27 साल की एक लड़की मेरे साथ साथ घर आ गई। वह देखने में बहुत सुंदर थी। मैंने झट से पूछ लिया, हाँ बोलो, किस काम से मेरे पास आई हो? उसने कहा, हम लोगों का एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप है। मैं रिहर्सल के बाद रोज इधर होते हुए अपने घर जाती हूँ। आज इधर से गुजरते हुए आप दिखाई दिए तो मैंने सोचा आपसे मिल लूँ। मैंने बताया नहीं कि मैं भी उसे नोटिस कर चुका हूँ और मेरा मन भी था कि उससे मुलाकात हो। थोड़ा और बताओगी अपने कार्यक्रमों और ग्रुप में अपनी भूमिका के बारे में? यहीं खड़े खड़े बातें होंगी या आप मुझे घर के अंदर भी ले जाएंगे? यू आर वेलकम। चलो अंदर चलकर बात करते हैं। ड्राइंग रूम में बैठने के बाद उसने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम सुधा है। वैसे हम कलाकार लोग स्टेज पर किसी और नाम से जाने जाते हैं। मेरा स्टेज का नाम है नताशा। हमारे कार्यक्रम या तो बिजनेस हाउस करवाते हैं या हम लोग शादियों में प्रोग्राम देते हैं। मैं फिल्मी गानों पर डांस करती हूँ। मैंने उससे पूछा, कार्यक्रमों के अलावा और क्या करती हो? मैं एमए अंग्रेजी से प्राइवेट कर रही हूँ, सुधा ने बताकर। मेरे पापा का नाम पीएल सेठी है और वह पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। सुधा ने खुलकर अपने परिवार के बारे में बताया। मेरी 3 बहनें हैं। बड़ी बहन की शादी की उम्र निकलती जा रही है। मुझसे छोटी बहनें पढ़ाई कर रही हैं। माँ एक प्राइवेट स्कूल की टीचर हैं। घर का खर्च मुश्किल से चलता है। प्रोफेसर साहब, मैंने आपकी नेम प्लेट पढ़ ली थी कि आप रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, इसीलिए आपको प्रोफेसर साहब कहकर संबोधित कर रही हूँ। हाँ, तो मैं आपको अपने बारे में बता रही थी कि मुझे हर महीने कार्यक्रम में 3,500 रुपये की आमदनी हो जाती है, जो मैं बैंक में जमा करवा देती हूँ। मैंने सुधा के पूरे शरीर पर नज़र डाली। गोरा रंग, यौवन से भरपूर बदन और उस पर गजब की मुस्कुराहट। सुधा ने पूछा, आपके घर पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है? लोग कहीं बाहर गए हैं क्या? मैंने सुधा को बताया, मेरे घर पर कोई नहीं है। मैंने शादी नहीं की है। मेरा एक भाई और एक बहन है। दोनों अपने परिवार के साथ इसी शहर में रहते हैं। वैसे सुधा, मैं शाम को इंग्लिश विषय की एमए की छात्राओं को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। तुम आना चाहो तो ट्यूशन के लिए आ सकती हो। सुधा ने हामी भर दी और बोली, मैं शीघ्र ही आपके पास ट्यूशन के लिए आ जाया करूँगी। आप मुझे समय बता दीजिए। सुधा के निमंत्रण पर मैंने एक दिन उसका कार्यक्रम भी देखा। निमंत्रण पर देते हुए उसने कहा, प्रोफेसर साहब, आपसे एक निवेदन है कि मेरे पापा भी कार्यक्रम को देखने आएंगे। आप अपना परिचय मत दीजिएगा। मैं सामने आ जाऊं तो यह मत जाहिर कीजिएगा कि आप मुझे जानते हैं। कुछ कारण है जिसकी वजह से मैं फ़िलहाल यह जान पहचान गुप्त रखना चाहती हूँ। ट्यूशन पर आने से पहले सुधा ने पूछा, सर, कोचिंग के लिए आप कितनी फ़ीस लेंगे? मैंने उत्तर दिया, तुमसे फ़ीस नहीं लेनी है। तुम जब भी मेरे घर आओ किचन में चाय या कॉफ़ी बनाकर पिला दिया करना। हम दोनों साथ साथ चाय पीने का आनंद लेंगे। तो समझो फ़ीस चुकता हो गई। सर, चाय तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, सुधा बोली। एक बात पूछ सकती हूँ, आपने शादी क्यों नहीं की? मैं इस प्रश्न के लिए तैयार नहीं था, किंतु अब तक हम एक दूसरे के इतने निकट आ चुके थे कि बड़े ही सहज भाव से मैंने उससे कहा। पहले तो माता पिता की जिम्मेदारी मुझ पर थी, फिर उनके देहांत के बाद मैं मन नहीं बना पाया। माता पिता के जीवन काल में एक लड़की मुझे पसंद आई थी, लेकिन वह उन्हें अच्छी नहीं लगी। बस इसके बाद शादी का विचार छोड़ दिया। सुधा अक्सर सुबह रिहर्सल के बाद सीधे मेरे घर आती और ट्यूशन का समय मैंने उसे 5:30 बजे का अकेले पढ़ने के लिए दे दिया था। उसका मेरे घर आना इतना अधिक हो गया था कि मोहल्ले वाले भी रुचि दिखाने लगे थे। कब वो मेरे घर आती है, कितनी देर रुकती है, ये बात उनकी चर्चा का विषय बन गई थी। जब मैंने उनके इस आचरण पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई तो वे खुद ब खुद ठंडे पड़ गए। हाँ, इस चर्चा का इतना असर जरूर पड़ा कि जो छात्राएं 4-5 बजे शाम को ग्रुप में आती थी, वे एक एक कर ट्यूशन छोड़कर चली गईं। इस बात की परवाह ना तो मैंने की और ना ही सुधा पर इन बातों का कोई असर था। मेरे भाई और बहन ने भी मुझे इस बारे में व्यंग भरे लहजे में बताया था, किंतु उन्होंने ज़्यादा पूछताछ नहीं की थी। सुधा को साउथ इंडियन डिशेज अच्छी लगती थी, अतः उससे साथ लेकर मैं एक रेस्तरां में भी जाने लगा था। वहाँ के वेटर भी हमें पहचानने लगे थे। एक दिन जब देर रात सुधा रेस्तरां पहुँची तो
वेटर ने उससे कहा, मैडम आपके पापा का फ़ोन आया था, वह थोड़ी देर में आएंगे, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी और चाय लेकर आता हूँ। मैं जब रेस्तरां पहुँचा तो सुधा ने हंसते हुए बताया, प्रोफेसर आज बड़ा मज़ा आया। वेटर कह रहा था आपके पापा लेट आएंगे, यहाँ के वेटर्स मुझे आपकी बेटी समझते हैं। इस पर मैंने भी चुटकी लेकर कहा, मेरी उम्र ही ऐसी है, इनकी कोई गलती नहीं है, यह भ्रम बना रहने दो। डिनर से पहले सुधा ने कहा, प्रोफेसर आपका मेरे जीवन में आना एक मुबारक घटना है। वह बहुत ही भावुक होकर कह रही थी। मुझे लगा जैसे किसी बहुत ही घनिष्ठ संबंध के लिए मुझे मानसिक रूप से तैयार कर रही हो। मैं अक्सर उसके डांस की तारीफ किया करता था और उसे यह बहुत अच्छा लगता था। एक दिन शाम को हम दोनों चाय पी रहे थे तो बड़े प्यार से उसकी पीठ सहलाते हुए मैंने कहा, सुधा तुम्हें तो पता ही है कि रिटायरमेंट होने पर मुझे काफ़ी अच्छी रकम मिली है। मेरी ज़रूरतें भी बहुत सीमित हैं। मेरा एक योगदान अपने परिवार के लिए स्वीकार करो। हर महीने तुम्हें मैं 1,000 रुपये दिया करूँगा, वह तुम अपने अकाउंट में जमा करवाती रहना। मेरी यह योजना सुधा को बेहद पसंद आई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। वह बोली, अब मैं पूरी तरह से आपको समर्पित हूँ। आप जो भी मुझे प्यार से देंगे उसे मैं अपना हक समझकर खुशी से स्वीकार करूँगी। और फिर एकाएक आगे बढ़कर उसने मेरा माथा चूम लिया। कहने लगी, प्रोफेसर आपसे मिलने के बाद मेरी कई मुश्किलें हल होती दिखाई देती हैं। मैंने महसूस किया कि एक दूसरे का सामीप्य तन मन को प्यार के रंग में भिगो देता है। हमारे जीवन में वे कुछ अनमोल क्षण होते हैं जिनसे हमें जीवन भर ऊर्जा और जीने का मकसद मिलता है। जवानी की दहलीज पर खड़ी सुधा पूरी उमंग और जोश में थी। उसे प्रेम के प्रथम अनुभव की तलाश थी। उसे चाहिए था जी भरकर प्यार करने वाला एक प्रौढ़ और पुरुषार्थी प्रेमी, जो शायद उसने मुझ में ढूंढ लिया था। नाजुक और व्यवहारिक क्षणों में कभी कभी नैतिकता बहुत ही पीछे रह जाती है। घनिष्ठता के अतरंग क्षणों में चाय की चुस्कियां लेते हुए साहस कर सुधा ने पूछ ही लिया, प्रोफेसर कौन थी वह भाग्यशाली लड़की जो आपको पसंद आई थी? उसका नाम क्या था? देखने में कैसी लगती थी? उसकी रुचि देखकर मैंने अपनी एल्बम के पृष्ठ पर पलटकर उसे कृष्णा की फोटो दिखाते हुए कहा, उसका नाम कृष्णा था। बहुत सुंदर और अच्छी लड़की थी। फोटो देखकर उसे झटका सा लगा, लेकिन स्पष्ट तौर पर उसने जाहिर नहीं होने दिया। इससे अधिक मुझसे कुछ मत पूछना सुधा, मैंने कहा। उस दिन मेरा मन हुआ काश सुधा आज देर तक मेरे घर रुके और हम लोग प्यार भरी बातें करें, पर देर होने के कारण वह जल्दी ही चली गई। सुधा के निमंत्रण पर एक समय प्रोग्राम देख रहा था। फिल्मी कलाकार की तरह सुधा नृत्य पेश कर रही थी। हाल खचाखच भरा हुआ था। बीडी जलाई ले और कजरारे कचरारे जैसे मशहूर गानों पर सुधा अपने हर स्टेप पर दर्शकों की वाहवाही बटोर रही थी। तालियों की गड़गड़ाहट से बार बार हाल गुज रहा था। प्रोग्राम के अंत में मेरे पास से गुजरते हुए सुधा ने मुझसे धीमे स्वर में पूछा, प्रोफेसर कैसा लगा मेरा डांस? मैंने धीमे स्वर में सराहना करते हुए कहा, तुम वाकई बहुत अच्छा डांस करती हो। दूसरे दिन सुधा शाम को 5 बजे मेरे घर पहुंची। घर में प्रवेश करते ही बोली, प्रोफेसर चाय बनाकर लाती हूँ, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। वह चाय लेकर आई और मेरे पास बैठ गई। प्रोफेसर आपने निःशब्द फिल्म देखी है? सुधा ने पूछा। हाँ देखी है, मुझे अच्छी भी लगी थी, मैंने बताया। सुधा मेरे इतने पास बैठी थी कि मन हुआ मैं उसके नरम गालों को स्पर्श कर अपने हाथों से उसे प्यार करूं। कृष्णा की याद आज ताज़ा हो उठी थी। उसे मैं इसी तरह प्यार किया करता था। उस दिन ट्यूशन का कोई काम नहीं हो पाया, बस नज़दीकियाँ बढ़ाकर हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते रहे। जाते समय सुधा ने बड़े प्यार से मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, निःशब्द में अमिताभ बच्चन ने जिया से कितना जी जान से प्यार किया है। उम्र को भूल जाइए प्रोफेसर, मुझे आपसे वैसा ही बेबाक प्यार चाहिए। अपने स्वाभिमान को भी बनाए रखिए और मुझसे प्रेम करते रहिए। मेरा दिल कभी नहीं तोड़िएगा। मेरे भीतर कुछ ऐसा परिवर्तन हो चुका था कि उम्र की सीमा को लांघकर मैंने सुधा को अपनी बाहों में कस लिया और प्यार करने लगा। नैतिकता की बात मत सोचना सुधा, मेरे साथ आज आनंद में डूब जाओ। मैं बोलता रहा। कुदरत ने शायद हम दोनों को इसीलिए मिलाया है कि हम प्रेम की ऐसी मिसाल कायम करें जिसका अनुभव अपने आप में अद्भुत हो।
एक झटके में मुझसे अलग होते हुए सुधा बोली, प्रोफेसर, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। निशब्द में भी ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है। अमिताभ ने जी जान से कोई यौन संपर्क नहीं बनाया। चलो, वह तो कहानी थी। हम वास्तव में प्यार करते रहेंगे, बस एक यौन संपर्क को छोड़कर। एक पल रुककर वह फिर बोली, मैं एक बात और आपको बताना चाहती हूँ कि जो फोटो कृष्णा की आपने दिखाई थी वह मेरी माँ की है। मेरी माँ का नाम कृष्णा है। प्यार तो किया है आपसे मैंने, और ज़िंदगी भर करती रहूँगी। यह जानकर मेरे पैरों तले ज़मीन सरक गई। आश्चर्यचकित में सुधा के चेहरे की ओर देखता रहा। झील सी गहरी आंखों में अब भी मेरे लिए प्यार उमड़ रहा था। होठों पर मधुर मुस्कान थी। सुधा मेरी निगाहों में इतनी ऊंची स्तर तक उठ चुकी थी जिस महानता को मेरा निस्वार्थ प्रेम छू तक नहीं सकता था। क्षण भर को मुझे लगा था शायद तकदीर ने सुधा के रूप में मेरा पहला प्यार मुझे लौटा दिया है। दूसरे ही क्षण मैं अपने विचार पर मन ही मन हंस दिया कि अगर कृष्णा से विवाह भी हो गया होता तो सुधा जैसी ही सुंदर लड़की होती हमारी। मैं अपने विचारों में खोया था। इतने में सुधा ने अपना फैसला सुना दिया। प्रोफेसर, यह मत सोचना कि मैं आपके पास आना बंद कर दूंगी। मैं एक बोल्ड लड़की हूँ। आपको अपने मन की बात बता रही हूँ। माँ को बता चुकी हूँ। अब मैं शादी नहीं करूँगी। आज के माहौल में जहाँ दहेज के लोभी लोग लड़कियों को तंग करते हैं, जला देते हैं या तलाक जैसे नर्क में ढकेल देते हैं, मैं शादी के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। आप चाहोगे तो आपके पास आकर रहने लगूंगी, और नहीं चाहोगे तो भी आपके पास आती रहूंगी। प्यार में चिर सुख की चाह होती है। यौन संबंध और विवाह की आवश्यकता से ऊपर उठ चुकी हूँ। आपकी सुधा, आपके संरक्षण में बहुत सुरक्षित रहूंगी। मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर शेक हैंड करते हुए उसने कहा। मेरी आंखों में आंसू छलक उठे थे। मैं उसको जाते हुए देखता रहा, बोझिल मन लिए और निःशब्द। लेकिन वह गई नहीं, वापस लौट आई। तुम क्या सोचते थे मैं तुम्हें आंसुओं के साथ छोड़ जाऊंगी? तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा, आपसे तुम संबोधन पर आ गई हूँ। तुम में अपनापन लगता है। तुम रिटायर तो हो ही नहीं सकते। रिटायर काम से हुए हो, जिंदगी से नहीं। हम दोनों आज से नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। कल सुबह सामान के साथ आ रही हूँ। हंसते हुए उसने कहा, अब तो मुस्कुरा दो। अब की सामान लेकर आ रही हूँ। अच्छा, जाती हूँ वापस आने के लिए। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।